वेलकम है भाई लोग तुम लोग का अपने YouTube चैनल बीटेक स्टडीज में। और जिन लोग को लगता है कि अपना चैनल नहीं है तो सब्सक्राइब करके अपना बना लो और हाँ बेल आइकन को भी दबा देना। तो घंटे को बजाते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। आज के कहानी का नाम है यार फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर मतलब दूसरा प्रेशर है, ये अपना वाला प्रेशर मत समझ लेना। तो पहले पढ़ लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो जैसा कि तुम लोग को मालूम है कि फोर्स क्या होता है, मालूम है कि नहीं? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हमें अगर उसको मूव करना है तो मूव करने के लिए जो एनर्जी हम लोग लगाएंगे उसको कहते हैं फोर्स। अब एग्जांपल से समझो। मान लो ये गाड़ी रेस्ट पे है, मतलब ख़राब हो गई है, और इसका जो मालिक है ये इसको पुश कर रहा है। तो मालिक अपने जो गाड़ी है उसको मूव करने के लिए एनर्जी लगा रहा है, तो उसी एनर्जी को कहेंगे फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये नाम से तुम लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, दिमाग की बत्ती तो जली ही होगी, है कि नहीं? चलो देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो जब कोई भी फोर्स हमें दिखता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होते हुए, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। इंग्लिश में बोले तो ए फोर्स इज सीन टू एक्ट थ्रू ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अब एग्जांपल से समझो कि एक आदमी गाड़ी को पुश कर रहा है, तो उसके बीच में उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है कार से, तो इसमें बोलेंगे हम लोग ये है कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का उल्टा होता है। तो जब भी कोई फोर्स हमें नहीं दिखता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होते हुए, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इंग्लिश में बोले तो ए force is applied between two objects even they are not in contact is called non-contact force। अब एग्जांपल से इसको भी समझो। मान लो एक नारियल का पेड़ है, उसमें से एक नारियल नीचे गिर गया, तो वो किससे गिरा? उसका मेन रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई हाथ लगा के थोड़ा ना उसको खींच रहा है, उस पर कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। चलो यारो अब कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो एग्जांपल्स मैं तुम लोगों को बताता हूँ, एक मस्कुलर फोर्स, दूसरा मैकेनिकल फोर्स। तो मान लो तुम लोग किसी बाल्टी को उठा रहे हो, बाल्टी को उठाते समय तुम लोग का हाथ बाल्टी के कांटेक्ट में आ रहा है, बाल्टी को बिना छुए थोड़ी ना उठाओगे, तो उसको एक तरीके का बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मान लो कोई गाड़ी चल रही है, तो अपने आप थोड़ी ना गाड़ी चल रही है, उस पर कोई मोटर है जो वो गाड़ी को चलने में हेल्प कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैं तुम लोग को दो एग्जांपल बताता हूँ। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है मैं तुम लोग को बता दिया। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ने भी बचपन में मैग्नेट से खेला तो होगा ही। तो मैग्नेट का काम ये रहता है कोई भी मेटल का जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने पास खींच लेना। मान लो एक कील है और एक मैग्नेट है, तो कील और मैग्नेट में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मैग्नेट अपने आप उसको खींच ले रहा है अपने फोर्स की वजह से, तो उसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलो अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है। और एक और बात बता दो तुम लोग को कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। मान लो एक आदमी रोड पर चल रहा है, तो अगर वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल नहीं है तो आदमी वहाँ पे चलेगा नहीं, गिर जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे डेली लाइफ में। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताऊँ कि ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। मान लो मैं ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो वो हमेशा वेस्ट के डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। अब बात करते हैं फोर्स के और दो टाइप की। पहला है बैलेंस फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। तो इनके नाम से ही हम लोग के इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाते हैं। बैलेंस मतलब जो फोर्स बैलेंस होगा, अनबैलेंस होगा। पर जब टीचर उठा देती है ना पूछने के लिए डेफिनेशन बताओ, तब टाई फिश हो जाती है। तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं कि है क्या ये। मान लो एक टेबल पे बॉक्स रखा हुआ है और उससे दो रोप बांध के पेन्स रखे हुए, जैसे कि तुम लोग सब्जी वाले के पास देखते हो जिसमें वो वेट मेजर करती है सब्जी का, और एक पेन पे वेट रखी रहती है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो एडजस्ट कर लो।
अगर मैं दोनों पेन्स में 10-10 kgs का वेट रखूँ तो बॉक्स बिल्कुल मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड पे इक्वल बैलेंस मैंने रखा हुआ है, इक्वल फोर्स लग रहा है उस पर, तो उसका जो फोर्स होगा टोटल वो 0 हो जाएगा। और वहीं अगर मैं एक पेन पे 5 किलोज़ का रखूँ, दूसरे पे 10 किलो, तो जो बॉक्स है वो 10 किलो के साइड मूव करने लगेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो अनबैलेंस हो जाएगा उस समय। अब एक और एग्जांपल से तुम लोग को समझाता हूँ। मान लो ये मार्कर है, मैं दोनों साइड से अगर इक्वल फोर्स डालूँ तो ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड से मेरा इक्वल फोर्स है और इसका जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। वहीं मैं अगर एक साइड से ज़्यादा फोर्स डालूँ तो ये मार्कर मूव करने लगेगा जिस साइड पे कम फोर्स है। इसका रीज़न ये है कि जब मैंने फोर्स लगाया दोनों साइड से इक्वल मार्कर पे, तब वो बैलेंस फोर्स हो गया था, और जब मैंने एक साइड से ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो अनबैलेंस फोर्स हो गया। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, तुम लोग ने वो गेम तो देखा ही होगा जिसमें रस्सी को खींचते हैं 2 ग्रुप में। हाँ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टग ऑफ वॉर। इस गेम में एक्चुअली मिडल में एक रिबन बांध दी जाती है और एक लाइन खींच दी जाती है, और रस्सी को दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 ग्रुप्स बने जाते हैं, जो ज़्यादा फोर्स लगाता है रिबन उसके साइड आती है और वो टीम जीतती है। तो इसमें भी यही 2 फोर्स अप्लाई होते हैं। अगर रिबन बीच में ही है तो इसका मतलब है कि ये फोर्स दोनों साइड से इक्वली अप्लाई किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिबन है वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये हो गया बैलेंस फोर्स। अब मान लो एक ग्रुप ने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरे ने 15 न्यूटन फोर्स लगाया, तो जो दोनों का डिफरेंस है फोर्स का वही ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा। मतलब कि 5 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लगा रहा है एक ग्रुप, तो जिसकी वजह से जो रोप है वो उस साइड मूव करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग नोट करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं तो दोनों फोर्स का जो डिफरेंस होगा वही ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा। मान लो अगर दोनों साइड से 20 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0, जिसकी वजह से वो बैलेंस फोर्स हो जाता है। और अगर एक साइड से 20 न्यूटन दूसरे से 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो दोनों का डिफरेंस होता है 5 न्यूटन, जो कि ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा। तो ये टॉपिक भी तुम लोग को लगता है समझ गया होगा। अब जो मैं तुम लोग को 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, तो इसको ध्यान में रखना। पहला पॉइंट है, इफ़ सेवरल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ए फोर्स इज इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक गाड़ी है, उसको एक आदमी पुश कर रहा है पीछे से, तो अगर दूसरा बंदा भी आके पीछे से ही पुश करने लगे तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो डायरेक्शन में आदमी पहले से फोर्स लगा रहा था उसी के डायरेक्शन में दूसरा बंदा भी आके फोर्स लगाने लगा, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। तो यही बात बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा भी कोई फोर्स लगा रहा है अपना, तो जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा। मतलब ये 10 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा बंदा 10 न्यूटन लगा रहा है, तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है उस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, मतलब दोनों का एडिशन। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। इफ़ 2 फोर्स आर अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, ए फोर्स इक्वल टू देयर डिफरेंस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक गाड़ी रोड पे है और जो बंदा गाड़ी को पुश कर रहा था वो अभी भी पुश ही कर रहा है, और जो दूसरा बंदा था उसको आ गया गुस्सा, वो चला गया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में और वहाँ से उसने फोर्स लगाना चालू कर दिया। तो मान लो पहला बंदा 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कार पे एक्ट करेगा। मतलब कि जो पहला बंदा 20 न्यूटन का फोर्स लगा था उसके पास 5 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है, तो कार उसके साइड से थोड़ा सा मूव करेगी। पर अगर दोनों ने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो कार बिल्कुल मूव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। अब चलो तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है, फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैंस फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी कुछ याद है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी एक वैल्यू, मान लो 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन एक मैग्नीट्यूड हो गया। फोर्स में मैग्नीट्यूड तो होता है, पर डायरेक्शन कैसे होता है ये तुम लोग को बताता हूँ। अगर ये दोनों बंदे ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा, पर एक ही साइड से फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसके लिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान में रखना। लगता है अब तुम सभी लोग बोर हो रहे हो, तो इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तुम लोग को मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय द म्यूज़िक।